आरती का ठंडा वजूद मेरी बाहों में था। मैं उसे आवाज़ लगा रहा था लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। डर की वजह से अब मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने मुझे एक झोंपड़ी नज़र आई। मैं उसे लिए वहीं चला आया। एक टूटी चारपाई पर मैंने उसे लिटा दिया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। ठंड की वजह से वो कांप रही थी। मैंने मोबाइल की लाइट उसके बदन पर डाली तो उसके होंठ भी नीले हो रहे थे। मैं धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। जो मैं सोच रहा था मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन ये करना जरूरी था। अगर मैं ऐसा न करता तो आरती की जान चली जाती। मैंने एक पल के लिए उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। मैं उसे नहीं जानता था। बस इतना जानता था वो मेरी क्लास में पढ़ती है, मेरे ही कॉलेज की लड़की है। मैंने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और अगले ही पल मैं उसके करीब उसकी चारपाई पर लेट गया। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। रात धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। मेरे शरीर की गर्मी से आरती के वजूद में हलचल होने लगी थी। जब मेरे हाथों ने आरती के नरम वजूद को छुआ तो मेरे बदन में बिजली सी दौड़ने लगी थी। मैं खुद पर कंट्रोल करने लगा। मैं ये नहीं चाहता था, ये गलत है। वो एक अनजान लड़की है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग पर शैतान सवार होने लगा और फिर कब अपने बदन की गर्मी देते देते मैं सारी हदें पार कर गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे पापा इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और मैं अपने बाप का इकलौता। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी हैं। मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लड़कियां मुझ पर दिलो जान से फिदा रहती थीं। मेरे साथ समय गुजारने को वो अपनी खुशकिस्मती समझती थीं। बाप की दौलत और खूबसूरत पर्सनालिटी ने मुझे एक आवारा भंवरा बना दिया था। कोई भी खूबसूरत तितली दिखती तो मैं उसके रंग चुराए बिना नहीं रहता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे लड़कियों की बाहों में सुकून मिलने लगा था। कोई भी रात ऐसी नहीं जाती थी जब लड़कियां मेरी बाहों में नहीं होती थीं। लेकिन ये भी एक हकीकत थी, आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि ज़बरदस्ती करने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि मेरी एक नज़र ही काफ़ी होती थी और लड़कियां खुद ब खुद मेरी ओर खिंची चली आती। मैं उन्हें महंगे महंगे तोहफे देता, अपनी जादू भरी नज़रों से उन पर ऐसा जादू करता कि वो मेरी दीवानी हो जाती थीं और बिना सोचे समझे मेरे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाती। कुछ लड़कियां मेरी इन अदाओं को सच्ची मोहब्बत समझ लेती थीं। वो मेरे साथ रात तो गुजार लेती, लेकिन इसके बाद वो इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ाना चाहती, मुझे शादी के लिए जोर देती। लेकिन मैं शादी जैसे झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे माँ बाप पिछले 2 साल से मुझ पर शादी के लिए जोर दे रहे थे। मैं इकलौती औलाद था, इसलिए माँ बाप को मेरी शादी की बड़ी जल्दी थी। उन्होंने तो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ मेरा रिश्ता भी जोड़ दिया था। कहीं ना कहीं मैं भी सुनैना को अंदर ही अंदर पसंद करता था। वो अच्छी लड़की थी और सुनैना तो मुझे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मेरी रंगीन तबीयत को भी जानती थी। कभी गुस्से से तो कभी प्यार से मुझे समझाती थी कि ये हरकतें छोड़ दो। कभी कभी रोने भी लग जाती, लेकिन मैं उसे प्यार से टाल देता कि जो जगह तुम्हारी मेरे दिल में है वो कोई और लड़की नहीं ले सकती। मैं लड़की को एक बार इस्तेमाल करता तो दूसरी बार मैं उसके करीब नहीं जाता था। कुछ लड़कियां रोती धोती अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती, तो कुछ लड़कियां हंसी खुशी मेरी ज़िंदगी से खुद ही निकल जाती। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं मस्त मौला अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मैं कॉमर्स के 2nd ईयर में था। पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लिए दिए नंबरों से पास हो रहा था। मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम आरती था। वो हमेशा शांत रहती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। मैंने उसे एक दो बार नोटिस किया था, लेकिन कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। वो एक आम साधारण घरेलू टाइप की लड़की थी और मुझे लगा कि वो मेरे टाइप की नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लेकर आएगी और मुझे ज़िंदगी भर के लिए पश्चाताप की आग में जलने के लिए छोड़ देगी। मैं न जी सकूँगा न मर सकूँगा। हमारे कॉलेज में एक ट्रिप की तैयारियां चल रही थीं और मेरा दोस्त रौनक मुझे उसी ट्रिप के बारे में बता रहा था। ये ट्रिप वगैरह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर कॉलेज के बाहर भी घूमने जाता रहता था। लेकिन ये कॉलेज का ट्रिप था और इसमें शामिल होने का एक अलग ही मज़ा था, इसलिए मैं भी थोड़ा उत्साहित हो गया था। रौनक ने कहा, यार मेरे ट्रिप के पैसे भी तू भर दे,
तू जानता है ना मेरे घर के हालात कैसे हैं। मैंने उसकी पीठ पर एक हल्का सा घूंसा जमाया। मैंने कहा तू ना कहता तब भी मैं तेरे पैसे भर देता। रौनक जोर से हंसा और बोला, यार तू भी कमाल है। इतने में मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। यार मैं नहीं जा सकती, तू जानती है ना मम्मी पापा इजाज़त नहीं देंगे। मैंने मुड़कर देखा तो आरती अपनी दोस्त के साथ थोड़ी दूरी पर बैठी थी। उसकी दोस्त तो कह रही थी, अरे आरती तू अपने माँ बाप को मना कर तो देख, ये दिन हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। यही मस्ती यही यादें हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं तेरे पैसे भर दूंगी। उस लड़की ने जवाब दिया, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मम्मी पापा इतना तो कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे अकेले ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मुझे मुश्किल से पढ़ाई की अनुमति दी है, मौज मस्ती की नहीं। उसकी दोस्त कहने लगी, तू चिंता मत कर, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। और फिर वे दोनों बातें करते हुए चली गई थीं। मैंने अपना सिर झटका और बाकी चीज़ों की तरह इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। खैर ट्रिप का दिन आ गया था। सारे स्टूडेंट्स बस में सवार हो रहे थे। आखिर में वो लड़की आरती भी बस में चढ़ी। मैंने एक उड़ती सी नज़र उस पर डाली और सोचा शायद उसकी दोस्त ने उसके माँ बाप को मना लिया होगा। हमारी बस एक जगह पर रुकी जहाँ सभी स्टूडेंट्स बाहर का नज़ारा लेने लगे। कोई चाय के स्टॉल पर खड़ा था तो कोई दूसरे खाने पीने की स्टॉल पर खड़ा था। मुझे सिगरेट की तलब हो रही थी, लेकिन आसपास कोई सिगरेट की दुकान नहीं थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि दूर मुझे एक छोटी सी दुकान नज़र आई। मैंने सोचा कि शायद वहाँ से सिगरेट मिल जाए और मैं जल्दी से उस ओर बढ़ा। सिगरेट लेकर मैंने वहीं पीना शुरू कर दिया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो सुनैना का कॉल था। मैं सिगरेट पीते पीते उससे बातें करने लगा और शायद बातों में इतना खो गया कि आसपास की फिक्र ही नहीं रही। तभी अचानक मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो आरती मेरे सामने खड़ी थी। वो घबराई हुई बोली, मैं आपको कब से आवाज़ें दे रही हूँ, बस चलने वाली है, जल्दी चलिए नहीं तो बस निकल जाएगी। सारे स्टूडेंट्स पहले ही बस में बैठ चुके थे। मैंने घबराते हुए अपने सिर पर हाथ मारा और तुरंत बस की ओर भागने लगा। रास्ते में मैंने रौनक का नंबर मिलाने की कोशिश की ताकि वो बस को रोक सके, लेकिन उसका फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर था। हम पहाड़ी और जंगली इलाकों में थे जहाँ सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। सुनैना से बात करते हुए भी मेरा कनेक्शन बार बार कट रहा था और अब तो पूरी तरह कट चुका था। मैं तेज़ी से बस की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो आरती मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं भाग पा रही थी। मैं उसके लिए कुछ पल रुका और कहा, जल्दी चलो बस जा रही है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे तेज़ी से खींचा और बस की ओर दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर में बस हमारी आंखों से ओझल हो गई। हम वहीं खड़े रह गए, बस को धूल उड़ाते हुए जाते देख रहे थे। आरती हताश और परेशान खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, बस चली गई, अब हम क्या करेंगे। मैं भी निराश होकर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, तुमने बस मिस क्यों कर दी, तुम तो बस में बैठ सकती थी ना, क्या ज़रूरत थी मेरे पास आने की। वो आहत नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं तो आपको दूर से ही आवाज़ें लगा रही थी, जब आपने नहीं सुना तो मुझे पास आना पड़ा। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने उसके डर और घबराहट को देखते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, बस ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक पिकनिक स्पॉट है, वहीं रुकेगी, हम ऑटो से पहुँच जाएंगे। मैंने एक ऑटो वाले को रोका और हम दोनों उसमें सवार हो गए। रास्ते में मैंने ऑटो वाले को पिकनिक स्पॉट का नाम बता दिया। वो हमें वहाँ छोड़कर चला गया। मैंने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, कोशिश की कि अपने साथियों को ढूंढ सकूं, लेकिन हमारे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट नज़र नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि अब वो लोग यहाँ नहीं आए थे। फ़ोन के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे और आरती तो अपना फ़ोन बस में ही छोड़ आई थी। अपने साथियों को ढूंढते हुए मैं आरती का हाथ पकड़े आगे बढ़ता जा रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे थे और अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद हम ज़्यादा ही घने जंगल में आ गए थे। मैं घबराकर वापस मुड़ने लगा, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था हम किस रास्ते से आए थे। हर तरफ एक ही जैसे रास्ते थे। मुझे परेशान देखकर आरती भी घबरा गई। उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या हुआ। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, हम शायद रास्ता भटक चुके हैं। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो डरते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे, रात भी होने वाली है, इस जंगल से निकलने की कोशिश करो, नहीं तो यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये अशुभ बातें मत करो। लेकिन सच तो ये था कि मैं भी अंदर से डर गया था।
घना जंगल और शाम का बढ़ता अंधेरा माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। ऊपर से आसमान में काले बादल उमड़ने लगे थे। मैं जल्दबाजी में एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी कोशिश करता उतना ही लगने लगा कि हम जंगल में और फंसते जा रहे थे। अब रात भी गहराने लगी थी और सामने कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की और रास्ता देखने की कोशिश करने लगा। तभी आरती गुस्से में फट पड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या ज़रूरत थी इतनी दूर जाकर सिगरेट पीने की? तुम्हारी वजह से हमारी बस मिस हुई है। मैंने गुस्से से जवाब दिया, बकवास मत करो, मैं अपनी मुसीबत खुद संभाल सकता था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे पास आने की? तुम तो बस में बैठ सकती थी ना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। आरती की आंखों में अब गुस्सा भर आया। कहने लगी, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पर चल सकती हूँ और तुम देखना मैं तुमसे पहले ही रास्ता ढूंढ लूँगी। ये कहकर वो दूसरी दिशा में चलने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए आवाज़ देने का सोचा, लेकिन गुस्से में मैं खुद भी चुप रहा और उसे जाने दिया। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ही बुरी तरह फंस गए थे और अब हालात और भी ख़राब हो चुके थे। इस अचानक आफत पर मैं घबरा गया। मैंने उस दिशा में देखा जहाँ आरती गई थी, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी एक ज़ोरदार चीख सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं तेज़ी से उसकी ओर भागा और देखा कि आरती एक पेड़ के नीचे खड़ी है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने पास जाकर देखा। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? वो बोली, कबीर मेरे पैर पर कुछ है। मैंने टॉर्च लाइट से उसके पैर पर देखा तो मैंने देखा एक कीड़ा उसके पैर पर रेंग रहा था। मैंने गुस्से से कहा, बेवकूफ़ लड़की, से झटक दो, ये तो छोटा सा कीड़ा है, खुद ही भाग जाएगा। उसने पैर को झटका तो वो कीड़ा दूर जाकर गिरा था और आरती की जान में जान आई थी। लेकिन अब बारिश तेज़ शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा, अगर हम जंगल से नहीं निकले तो या तो ठंड की वजह से मर जाएंगे या फिर जंगली जानवर हमारा शिकार कर लेंगे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में डर समाया। कहने लगी, तुम तो मुझे और भी डराने का काम कर रहे हो, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, शायद हमें रास्ता मिल जाए। मैं आरती का हाथ पकड़कर चलने लगा, लेकिन दर्द से आरती की एक सिसकारी निकली थी। मैंने कहा, अब क्या हुआ? कहने लगी, मेरे पैर में कोई चीज़ चुभ गई है। मैंने रोशनी डालकर देखा तो उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभा हुआ था। मैंने उसे सावधानी से निकाला, लेकिन फिर भी खून बहने लगा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके पैर को बांध दिया, लेकिन अब उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। बारिश तेज हो रही थी और मौसम ठंडा होने लगा था। आरती ठंड से अब थर थर काँप रही थी। मैंने ऊंची जगह तलाश की और उसे बाहों में उठा लिया। मेरी इस तरह उठाने पर वो हड़बड़ा गई। कहने लगी, ये क्या करे हो, मुझे नीचे उतारो। मैंने गुस्से से कहा, खामोश रहो, देख रही हो ना रास्ते में कितना कीचड़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे चलते रहे तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे लेकर एक ऊंचे पेड़ के नीचे आया जहाँ कीचड़ नहीं था। मैंने उसे वहीं पर उतार दिया, लेकिन मेरे मन में आगे आने वाले हालात को लेकर डर था। रात हो चुकी थी और बारिश तेज थी। ठंड मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैं मर्द था, सह सकता था। आरती एक नाजुक सी लड़की थी, वो ठंड के मारे काँप रही थी कि तभी अचानक आरती मेरे सीने से लग गई। मैंने हैरान होकर उसकी ओर देखा। उसके गाल ठंड से बेजान हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में नहीं है। मैंने कहा, आरती होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? बारिश इतनी तेज़ थी कि पेड़ की शाखाएं ज़मीन को छूने लगी थीं। मैंने उसे तसल्ली दी, शांत रहो, कुछ ही देर में बारिश रुक जाएगी और हम घर की राह लेंगे। आरती ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि ठंड की वजह से उसके हाथ पैर बुरी तरह काँप रहे थे। उसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे और फिर देखते ही देखते वो ज़मीन पर बैठ गई। कहने लगी, कबीर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे खून मेरी रगों में जम रहा है। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, आरती होश में आओ, खुद को संभालने की कोशिश करो। तभी दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज़ आई थी। आरती एकदम उठकर खड़ी हो गई और अगले ही पल मेरे सीने से लग गई। मैं उसे खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। अगर वो ठंड के मारे बेहोश हो जाती तो मुझे लेने के देने पड़ जाते। मैंने उसके कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में समेट लिया और अपने शरीर की गर्मी देकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले ही पल वो बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गई और मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। आरती उठो, क्या हो गया है तुम्हें, आंखें खोलो। लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद पेड़ों के पीछे मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी।
मैंने आरती को उस झोपड़ी में ले जाकर एक चारपाई पर लिटा दिया। कमरे में टूटी चारपाई और कोने में कुछ बर्तन रखे थे। शायद यहाँ कोई रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। उसकी सांसें अटक रही थीं और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे आरती की जान बचाऊं। अब मेरे पास एक ही उपाय था। मुझे ये कदम उठाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। मैंने अपनी शर्ट उतार कर साइड में रख दी और फिर मैं उसके करीब हो गया। मैं उसके बदन को अपने बदन की गर्मी देकर उसकी सांसें बचाना चाहता था। आरती का नरम वजूद मेरे तन से टकराया तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका। मैंने उसे गर्मी देने की कोशिश करते करते सारी हदें पार कर दी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैंने अपने हाथ उसके नाजुक शरीर पर बढ़ा दिए थे। सुबह तक आरती को होश आ गया। मैं एक कोने में बैठा था, शायद सो चुका था, लेकिन रोने से सकने की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा आरती घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जब हमारी नज़रें मिली तो उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत की चिंगारियाँ थीं। उसने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे सच सच बताओ। तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है ना? मैंने तुरंत कहा, नहीं आरती, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन मैं जानता था वो सब कुछ समझ चुकी थी। फिर भी मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने एकदम से आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैं तो तुम्हारे रहमो करम पर थी, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम एक बेहद घटिया इंसान हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा गुस्सा पागलपन की हद तक बढ़ गया। आज तक मुझे कभी किसी लड़की ने ऐसी बातें नहीं कही थी, और अब ये 2 टके की लड़की मुझे इस तरह नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं ये भूल गया था कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ अपनी थोड़ी सी बेइज्जती ही दिखाई दे रही थी। मैंने गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ लिया और कहा, देखो, जो कुछ हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वरना मेरी तो बदनामी होगी ही, लेकिन तुम्हारी इससे भी कहीं ज़्यादा बदनामी होगी। मैं तो आराम से कह दूंगा कि ये लड़की खुद ही मेरे साथ रात गुजारने के लिए मानी थी, और फिर कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैंने उसे डरा दिया। मुझे पता था मेरे धमकाने के बाद वो किसी के सामने कुछ नहीं कहेगी। सुबह तक कॉलेज वालों ने हमें खुद ही ढूंढ लिया था और हम लोग वापस आ चुके थे। 2-3 दिन तक हमें कॉलेज से छुट्टी मिली थी, लेकिन जब मैं अगले दिन कॉलेज आया तो मैंने देखा वो लड़की कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी देर तक इधर उधर उसे तलाशा, लेकिन उसके किसी दोस्त का भी कोई पता नहीं था। न जाने क्यों मैं उसे खोजता रहा। शायद जो रिश्ता मेरे और उसके बीच जुड़ा था उसे मैं भुला नहीं पा रहा था। मैं उसे काफ़ी देर ढूंढता रहा। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने उसके साथ गलत किया था और शायद वो मुझे माफ़ कर देती। 3 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार आंखें बंद करता तो मुझे उसके ही ख्याल आने लगते थे। मैंने उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया वो ऊपर क्लास में गई थी, शायद वहीं पर होगी। मैंने जल्दी से अपना बैग कंधे पर लटकाया और ऊपर क्लास की तरफ बढ़ा। जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खोला, पूरी क्लास खाली थी, लेकिन वो एक कोने वाली सीट पर बैठी थी और रो रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसका नाम पुकारा। उसने एकदम से मुझे देखा और जल्दी से अपने आंसू साफ करती हुई उठने लगी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वो जाने लगी तो मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा मेरे सीने से आ लगी। अगले ही पल उसने खुद से मुझे दूर धक्का दिया और कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? खबरदार जो मेरे करीब आए या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उसकी गर्दन देखी, वहाँ अब भी निशान बने हुए थे। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करती हुई वहाँ से जाने लगी। मैंने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो बोली, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। जितना बड़ा गुनाह आपने मेरे साथ किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। अगर तुमने फिर से मुझे बात करने या छूने की कोशिश की तो मैं अपनी ही जान ले लूँगी। मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। ये कहकर वो लड़की रोती हुई वहाँ से चली गई। जो कुछ मैंने उसके साथ किया था वो गलत था। बार बार मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगे। मैं बेहद बेचैन था। अब तो सोते सोते भी मुझे उसकी चीखें सुनाई देती थीं और मैं एकदम उठकर बैठ जाता। मैंने अपने दोस्त रौनक को सारी बातें बताईं। उसने सुनकर अफसोस किया। कहने लगा, यार कबीर, ये तूने बहुत गलत किया। वो लड़की तो बहुत शरीफ है और तूने उसकी इज्जत ख़राब कर दी।
तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी थी जो तूने उसके साथ ऐसा किया। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और हम सब कुछ भूल भाल कर पढ़ाई में लग गए, लेकिन वो लड़की सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज छोड़ चुकी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो कॉलेज नहीं आती थी। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मुझे अपनी मंगेतर बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने शादी से मना नहीं किया। मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। इस बात को न जाने कितने महीने गुजर चुके थे, लेकिन इतने महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने उस लड़की को याद न किया हो। मैं तो अपनी शादी में ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैं अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। आज मेरी मेहंदी का फंक्शन था। घर में मेहमान आए हुए थे और मेहंदी की रस्में हो रही थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वो सामने लॉबी में खड़ी थी। मैं हैरत से उसकी हालत को देख रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आरती को दोबारा देख पाऊंगा। उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन उस चादर के बावजूद भी वो अपने आप को छिपाने में नाकाम थी। उसका वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किस हालत में है। जब उसने मुझे देखा तो वो रोते हुए मेरे करीब आई। कहने लगी, कबीर, अपने घर वालों को बताओ ना, ये बच्चा तुम्हारा है। मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। अपने घर वालों को बताओ ना, जो उस रात हमारे बीच हुआ था, प्लीज। मैं कहीं की नहीं रही। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी हूँ। मुझ पर रहम करो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझसे बार बार बोल रही थी, अपने घर वालों को बताओ ना कबीर, तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये बच्चा तुम्हारा है। जो कुछ हुआ उसमें सारा दोष तुम्हारा है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मेरे घर वालों को बताओ प्लीज़। वो रोते हुए कह रही थी और मैं उसे जैसे किसी खामोश तमाशाई की तरह देख रहा था। मेरे पापा मेरी तरफ देख रहे थे। कहने लगे, कबीर, ये 2 टके की लड़की क्या बोल रही है? तुम्हारा इससे क्या संबंध है? वो चुपचाप मेरे पापा को देखती रही, जैसे मेरे मुंह से हाथ सुनने की उम्मीद कर रही हो। कबीर, बताओ ना अपने पापा को। वो भारी शब्दों में बोली। मुझे इस वक्त अपने माँ बाप की नज़रों में गिनना नहीं था, लेकिन मुझे पता था जो बात वो लड़की कह रही थी वो सच है। वो रात मैं कैसे भूल सकता था? जो जुल्म मैंने उसके साथ किया था, मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो रोते रोते कहने लगी, कबीर, मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। तुम्हें मालूम है ना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, उसके दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन मैं इस बात को कैसे स्वीकार कर लेता? घर में मेहमान भरे पड़े थे, मेरी शादी हो रही थी। मैंने अपने मंगेतर की तरफ देखा, फिर अपने माँ बाप की तरफ। वे उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे कि जैसे मैं अभी इस लड़की की बात को नकार दूंगा। मेरा मन भ्रमित होने लगा कि मैं क्या जवाब दूं। बोलो ना कबीर, मैं सच बोल रही हूँ, सबको हकीकत बताओ। वो मेरे सामने अपने बड़े हुए पेट पर हाथ रखते हुए उस बच्चे की गवाही ले रही थी, जहाँ मेरे ही अस्तित्व का एक अंश पड़ रहा था। वो मेरा बच्चा था, लेकिन मैं किस मुंह से इस बात से इनकार कर सकता था? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे मैं अपने बच्चे से इनकार कर सकता था? लेकिन अचानक ही मैं उससे 2 कदम पीछे हट गया। वो सहम गई। प्लीज़ कबीर, ये मत कहना ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं मर जाऊंगी। मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। मैंने उन्हें कहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया था। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया है कि मैं तुम्हें उनके सामने लाकर खड़ा करूंगी। वो खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देगा कि जो कुछ हुआ था उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। प्लीज़ कबीर, मुझे बचा लो। इस बच्चे को बचा लो। मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, इस बच्चे को भी मार देंगे। वो रोते रोते कहती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पापा ने ऊंची आवाज़ में कहा, कबीर, बताओ ना, चुप क्यों हो? ये लड़की झूठ बोल रही है ना? आज तुम्हारी शादी है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? फिर मैंने होठों को थोड़ा सा खोला था। मैंने कहा, पापा, मैं इस लड़की को नहीं जानता। मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं। आरती के लिए जैसे उसके सर पर आसमान गिर गया था। कबीर, ऐसा मत कहो, ये बच्चा तुम्हारा है। तुम क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? मेरे पापा आगे बढ़े और उन्होंने आरती को एक जोरदार धक्का दिया। दूर रहो मेरे बेटे से। अपनी गंदगी हमारे खानदान पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। पापा के धक्का देते ही आरती फर्श पर गिरी थी। शायद उसे चोट लगी थी, क्योंकि वो दर्द से चिल्लाने लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर चीखने लगी। मैं फर्श को देख रहा था, जहाँ खून फैल रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था
और फिर अचानक ही मैंने उसका नाम पुकारा था। मैंने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। मैं इतना बेरहम नहीं था। सब लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे अस्पताल की तरफ लेकर दौड़ पड़ा। बेहोशी की हालत में भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पहले भी गुनाह किया था, लेकिन अब मैं फिर से एक और गुनाह कर बैठा था। शायद अब तो मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं था। इतनी रातों से मैं सो नहीं पाया था, इतनी रातों से बेचैन था, और इसकी वजह यही थी कि ये लड़की बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। उसने कैसे अपने घर वालों का सामना किया होगा, कैसे लोगों की बातों का सामना किया होगा, ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो अपने घर वालों का सामना भी नहीं कर पा रहा था, फिर वो तो एक लड़की थी। डॉक्टर ने बताया उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। उनके पति कौन है? मैं खामोशी से बैठा हुआ था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। तभी अचानक मेरे मुंह से निकला, मैं हूं उनका पति। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी जान बचाना मुश्किल है, और ऐसे में उनके बच्चे की जान को भी खतरा है। मैं हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखता रहा। डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लो, बच्चे को भी बचा लो। जितना पैसा लगे मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए अंदर चली गई। मैं बाहर बैठा रो रो कर भगवान से उसकी और अपने बच्चे की दुआएं मांग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उनके हाथ में कम्बल में लिपटा हुआ एक बच्चा था। डॉक्टर ने बच्चे को मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। मैंने बच्चे की तरफ देखा और उसे अपने हाथों में ले लिया। वो बिल्कुल मेरी कॉपी लग रहा था। मैंने कांपते हुए आवाज़ में कहा, इसकी माँ? डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आपको आखिरी बार अपनी वाइफ से जाकर मिलना चाहिए। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया था। मैंने वो बच्चा रौनक को थमाया और जल्दी से रूम की तरफ गया। वो सामने ही लेटी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मुझे देखते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। देखो आरती, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हिम्मत हारनी नहीं होगी, तुम्हें जीना होगा, हमारे बच्चे के लिए जीना होगा। हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। बस मुझे माफ़ कर दो और ठीक हो जाओ। वो मुश्किल से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए कबीर, बस बच्चे का ख्याल रखना। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। अगर तुम मुझे दुनिया वालों के सामने जीते जी बेगुनाह साबित कर देते तो मुझे मरते हुए इतनी तकलीफ़ ना होती। काश तो मेरे घर वालों को बता देते कि उस रात जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुश्किल से अटक अटक कर वो बोल रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने कहा, देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तो तुमसे झूठ बोलता आया हूँ और शायद खुद से भी झूठ बोलता आया हूँ कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। मैंने हमेशा तुम्हें याद किया था, तुम्हारी याद में तड़पता था, रातों को रोया करता था। आज मुझ पर इस बात का खुलासा हुआ है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। प्लीज़ मुझे यूँ छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरी मुट्ठी से वक्त रेत की तरह फिसल चुका था। मैं खाली हाथ रह गया था। उसकी सांसें थम चुकी थीं, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसे हिला रहा था, लेकिन वो नहीं उठी। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक अनजान लड़की थी, लेकिन अब वो मेरी सब कुछ बन चुकी थी। मेरा दिल टूट रहा था। उस दिन मैं चीखें मार मार कर रोया था। रौनक मुझे संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैंने अपने माँ बाप को हकीकत बता दी, उसके घर वालों को भी, लेकिन मैं अब भी इस पछतावे से निकल नहीं पा रहा था कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। वो कितनी तकलीफ़ से गुजरती रही। मेरी शादी मेरे मंगेतर सुनैना से हो गई थी। सुनैना बहुत अच्छी लड़की थी। उसने मेरे बच्चे को दिल से अपना लिया था। उसे वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी सगी औलाद से प्यार करती है, लेकिन मैं अपनी गलती के पछतावे से निकल नहीं पा रहा था। हर रात दर्द से गुजरते हुए मेरी हालत अजीब होती जा रही थी। मैं रोज़ रातों को रो रो कर भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था। मेरी हालत को देखकर सुनैना परेशान थी। वो मुझे समझाती, कबीर खुद को संभालो, जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। तुम इतनी शिद्दत से और इतनी तड़प तड़प कर भगवान से माफ़ी मांगते हो, ज़रूर भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा, लेकिन
सुनैना के लाख समझाने के बावजूद भी मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।